हमारे हाथ में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 2020 का अर्थशास्त्र का एक प्रश्न पत्र है। सीधे प्रश्न 9 से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है। ये तो अर्थशास्त्र की बिल्कुल जड़ है ना? किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहेली। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि हम सब की ख्वाहिशें तो अनंत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले साधन जैसे पैसा या समय वो सीमित हैं। आपके पास मान लीजिए 1000 रुपए हैं, पर आपको एक किताब भी खरीदनी है, दोस्तों के साथ मूवी भी देखनी है और एक नया चार्जर भी लेना है। सब कुछ तो नहीं हो सकता। हाँ, आपको चुनना पड़ेगा। बस इसी चुनाव की समस्या को बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्या कहते हैं। एक देश को भी यही चुनना पड़ता है कि वो अपने सीमित संसाधनों से सड़कें बनाए, अस्पताल बनाए या फिर सेना पर खर्च करें। और स्रोत बताता है कि इस समस्या के 3 मुख्य कारण हैं। पहला तो यही हो गया, असीमित आवश्यकताएं। हमारी वांट्स कभी खत्म नहीं होती। सही। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। और दूसरा कारण है सीमित साधन, मतलब इन इच्छाओं को पूरा करने वाले संसाधन जैसे भूमि, मजदूर, पूंजी, ये सब कम है। और तीसरा जो सबसे दिलचस्प है वो है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक ही साधन से कई काम हो सकते हैं। जैसे एक खेत पर आप गेहूं भी उगा सकते हैं और गन्ना भी। दूध से आप दही भी बना सकते हैं और पनीर भी। अच्छा, जैसे बिजली से घर में रोशनी भी हो सकती है और फैक्ट्री की मशीन भी चल सकती है। सोच समझकर चुनना पड़ता है कि उसका सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा। इन्हीं 3 वजहों से चुनाव की समस्या यानी आर्थिक समस्या पैदा होती है। तो ये तो हुई अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या की बात, मतलब चुनाव कैसे करें। चलिए अब इसी से जुड़ा एक और सवाल देखते हैं कि जब एक कंपनी उत्पादन बढ़ाने का चुनाव करती है तो उसे किन नियमों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 10 पैमाने के प्रतिफल और साधन प्रतिफल में अंतर के बारे में है। ये सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं, पर इनका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। ये दोनों उत्पादन बढ़ाने के 2 अलग-अलग तरीके हैं। साधन प्रतिफल का नियम शॉर्ट टर्म में लागू होता है। सोचिए, आपकी एक छोटी सी बेकरी है, आपके पास एक ही ओवन है। अब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप रातों रात नया ओवन तो नहीं लगा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे? आप शायद एक और बेकर को काम पर रख लेंगे। यहाँ ओवन यानी पूंजी स्थिर है और आपने सिर्फ बेकर यानी श्रम को बदला। ये साधन प्रतिफल है। अच्छा, तो इसमें कुछ चीजें फिक्स रहती हैं और कुछ बदलती हैं। तो फिर पैमाने का प्रतिफल क्या है? पैमाने का प्रतिफल लॉन्ग टर्म का खेल है। अब मान लीजिए आपकी बेकरी बहुत सफल हो गई है। आपके पास इतना समय और पैसा है कि आप एक नई बड़ी बेकरी खोल रहे हैं। इस बार आप सब कुछ एक साथ बढ़ा रहे हैं। 2 की जगह 4 ओवन, 4 की जगह 8 बेकर, ज्यादा जगह। मतलब सब कुछ एक ही अनुपात में। हाँ, जब आप उत्पादन के सारे साधन एक ही अनुपात में बढ़ाते हैं तो उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। इसमें आप सिर्फ उत्पादन की मात्रा नहीं बल्कि अपने बिजनेस का स्केल ही बदल रहे हैं। समझ गई। एक में आप मौजूदा सेटअप में ही फेरबदल कर रहे हैं, दूसरे में आप पूरा सेटअप ही बड़ा कर रहे हैं। एकदम सही। इसीलिए साधन प्रतिफल में साधनों का अनुपात बदल जाता है। जैसे एक ओवन पर पहले 1 बेकर था, अब 2 हैं, जबकि पैमाने के प्रतिफल में अनुपात वही रहता है। अच्छा, तो ये तो हुआ उत्पादन का खेल। लेकिन अब बात करते हैं बड़े पिक्चर की, यानी पूरी अर्थव्यवस्था की। कभी तो कभी ऐसा होता है कि बाजार में मंदी छा जाती है, लोग खरीदारी नहीं करते। हमारे सोर्स में इसी न्यून मांग से जुड़ा एक सवाल है। प्रश्न 11 न्यून मांग को ठीक करने के लिए मौद्रिक नीति का वर्णन कीजिए। इसे ठीक करने में आरबीआई का क्या रोल है? न्यून मांग का मतलब है जब अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर इतनी खरीदारी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। लोगों के पास या तो पैसा नहीं है या वो खर्च करने से डर रहे हैं। जिससे मंदी आती है। हाँ, इससे कंपनियां अपना उत्पादन कम कर देती हैं और लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं। इसे ठीक करने के लिए देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई बाजार में पैसे का बहाव यानी लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी को विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहते हैं। यानी आरबीआई एक तरह से अर्थव्यवस्था में और पैसा डालने की कोशिश करता है। कैसे? स्रोत में इसके 4 तरीके बताए गए हैं। पहला है बैंक दर में कमी। बैंक दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। जब आरबीआई इसे सस्ता कर देता है तो बैंकों को भी सस्ता पैसा मिलता है। फिर वो आगे आम जनता और कंपनियों को कम ब्याज पर होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन देते हैं, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आता है और वो ज्यादा खर्च करते हैं। बिल्कुल। दूसरा तरीका है प्रतिभूतियों की खरीद। ये क्या होता है? ये आरबीआई का एक बहुत ताकतवर हथियार है।
सरकार बॉन्ड या सिक्योरिटीज जारी करती है। जब आरबीआई को बाजार में पैसा डालना होता है तो वो खुले बाजार में बैंकों और आम जनता से ये बॉन्ड खरीदता है और बदले में उन्हें कैश देता है। हाँ, बॉन्ड के बदले में वो उन्हें कैश देता है। इससे सीधा पैसा सिस्टम में आ जाता है और लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है। रुकिए, बाकी दो उपाय CRR और SLR से जुड़े हैं। ये दो शब्द हम न्यूज में बहुत सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बस सिर हिला देते हैं। क्या आप इसे आम भाषा में समझा सकते हैं कि असल में ये है क्या? जरूर। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को ऐसे समझिए, आरबीआई हर बैंक से कहता है तुम्हारे पास जितनी भी जमा पूंजी है उसका एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 4%, तुम्हें मेरे पास एक लॉकर में रखना होगा जिसे तुम छू नहीं सकते। सेफ्टी के लिए। हाँ, ये सेफ्टी के लिए होता है। जब आरबीआई को बाजार में पैसा बढ़ाना होता है तो वो कहता है ठीक है, अब 4% की जगह बस 3% मेरे पास रखो। अचानक बैंकों के हाथ में वो 1% पैसा आ जाता है जिसे वो लोन में बांट सकते हैं। अच्छा, और SLR? इसी तरह SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बैंकों को अपनी जमा का कुछ हिस्सा अपने ही पास सोना या सरकारी बॉन्ड के रूप में सुरक्षित रखना होता है। आरबीआई जब SLR कम करता है तब भी बैंकों के हाथ में लोन देने के लिए ज्यादा पैसा आ जाता है। ये तो बहुत ही साफ तरीके से समझ आया। अब अगले सवाल पर आते हैं जो मांग से जुड़ा है। प्रश्न 12, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले 5 तत्वों का वर्णन कीजिए। मांग की लोच का क्या मतलब है? मांग की लोच का मतलब है कि किसी चीज की कीमत बदलने पर उसकी मांग कितनी घटती या बढ़ती है। कुछ चीजें होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी हम उन्हें खरीदते हैं और कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम तुरंत छोड़ देते हैं। इसी को लोच कहते हैं। तो किन बातों पर निर्भर करता है कि मांग लोचदार होगी या नहीं? स्रोत में पहला तत्व बताया है वस्तु की प्रकृति। हाँ, सोचिए अगर कल से नमक की कीमत दोगुनी हो जाए तो क्या आप रोटी में नमक डालना बंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक अनिवार्य वस्तु है, इसकी मांग बेलोचदार है। लेकिन अगर आईफोन की कीमत दोगुनी हो जाए तो मैं शायद अपना प्लान बदल दूंगी या कोई और फोन ले लूंगी। हाँ, ये एक विलासिता की वस्तु है, इसकी मांग लोचदार है। दूसरा तत्व भी दिलचस्प है, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। बिल्कुल। अगर चाय बहुत महंगी हो जाए तो लोग आसानी से कॉफी पर शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि चाय का एक करीबी विकल्प मौजूद है, इसलिए इसकी मांग लोचदार है। पर नमक का कोई करीबी विकल्प नहीं है, इसलिए उसकी मांग बेलोचदार है पर होती है। लेकिन बीमारी में दवा लेना टाला नहीं जा सकता, इसलिए उसकी मांग बेलोचदार होती है। और इसमें आय का स्तर और आय का अनुपात भी दिया गया है। हाँ, बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों की मांग पर कीमत के छोटे मोटे बदलावों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनकी मांग अक्सर बेलोचदार होती है। लेकिन मिडिल क्लास बहुत सोच समझ कर खर्च करता है, इसलिए उनकी मांग लोचदार होती है। और जिस चीज पर हम अपनी आय का बहुत छोटा हिस्सा खर्च करते हैं, जैसे माचिस की डिब्बी, उसकी कीमत 1 रुपए से 2 रुपए हो भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कपड़ों पर खर्च दुगना हो जाए तो हम अपनी खरीदारी जरूर कम कर देंगे। चलिए, अब कीमत तय कैसे होती है इस पर आते हैं। प्रश्न 13 है, वस्तु की कीमत निर्धारण में समय तत्व के महत्व का वर्णन कीजिए। ये प्रोफेसर मार्शल का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि किसी चीज की कीमत तय करने में मांग और पूर्ति दोनों का हाथ होता है, लेकिन समय तय करता है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। उन्होंने समय को 3 हिस्सों में बांटा। पहला है अति अल्पकाल। हाँ, इसे बाजार काल भी कहते हैं। सोचिए, एक मछली वाला सुबह बाजार में अपनी टोकरी लेकर बैठा है। उसके पास जितनी मछलियां हैं उतनी ही हैं, वो रातों रात और नहीं ला सकता। यानी सप्लाई एकदम फिक्स है। बिल्कुल। अब कीमत सिर्फ और सिर्फ मांग पर निर्भर करेगी। अगर खरीदार ज्यादा आ गए तो कीमत आसमान छू लेगी, अगर कम आए तो उसे सस्ते में बेचना पड़ेगा। यहाँ मांग ही राजा है। और अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या होता है? अल्पकाल में मान लीजिए एक कपड़ा मिल है, उसके पास कुछ हफ्तों का समय है। वो नई मशीनें तो नहीं लगा सकता, पर मजदूरों से ओवरटाइम करा के या ज्यादा कच्चा माल खरीदकर उत्पादन थोड़ा बढ़ा सकता है। अच्छा, तो सप्लाई थोड़ी बढ़ सकती है। हाँ, यहाँ पूर्ति थोड़ी बहुत बदल सकती है, लेकिन फिर भी मांग का असर ज्यादा रहता है। लेकिन दीर्घकाल में यानी 1-2 साल के समय में वो कंपनी नई फैक्ट्री भी लगा सकती है और दूसरी नई कंपनियां भी बाजार में आ सकती हैं। मतलब पूर्ति को मांग के हिसाब से पूरी तरह एडजस्ट किया जा सकता है। एकदम। इसलिए लंबे समय में पूर्ति का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और कीमत उत्पादन की लागत के आसपास रहती है। हमने अभी तक देखा कि एक बाजार में किसी एक चीज की कीमत कैसे तय होती है,
पर अगर हमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत नापनी हो तो इसके लिए हमें राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम को समझना होगा, जो हमारे अगले सवाल प्रश्न 14 का विषय है। बिल्कुल। राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसी भी देश के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होते हैं। स्रोत में इसके 4 मुख्य फायदे बताए गए हैं। पहला, इससे अर्थव्यवस्था के स्वरूप का पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारी कमाई खेती से ज्यादा आ रही है, फैक्ट्रियों से, या फिर सर्विस सेक्टर जैसे आईटी और बैंकिंग से। और ये सरकार को नीतियां बनाने में भी मदद करता है। हाँ, ये दूसरा फायदा है। सरकार इन्हीं आंकड़ों को देखकर तय करती है कि कहाँ निवेश करना है, टैक्स की दरें क्या रखनी है और रोजगार कैसे पैदा करना है। तीसरा, हम आर्थिक प्रगति की तुलना कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले हम आगे बढ़े या पीछे रह गए। और हम अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना अमेरिका या चीन जैसे देशों से भी कर सकते हैं। और चौथा महत्व आम आदमी के जीवन स्तर से जुड़ा है। सही कहा। राष्ट्रीय आय को जब हम देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम मिलती है। यह दिखाता है कि औसतन एक नागरिक कितना कमाता है। यह देश के लोगों के जीवन स्तर का सबसे बड़ा सूचक माना जाता है। चलिए अब एक और बड़े कॉन्सेप्ट पर आते हैं, महंगाई। प्रश्न 15 है, स्फीतिक अंतराल इन्फ्लेशनरी गैप से क्या अभिप्राय है? रेखा चित्र बनाइए। स्फीतिक अंतराल को ऐसे समझिए। मान लीजिए एक देश में उसकी सारी फैक्ट्रियां और मजदूर मिलकर साल में 100 कारें ही बना सकते हैं। ये देश की कुल क्षमता है। ठीक है। लेकिन बाजार में 120 लोग कार खरीदने के लिए पैसा लेके खड़े हैं। अब क्या होगा? कारें तो 100 ही हैं, तो कीमतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। ये जो 20 अतिरिक्त खरीदारों की हवाई मांग है, जो असल उत्पादन से ज्यादा है, वही अर्थव्यवस्था में महंगाई लाती है। इसी गैप को स्फीतिक अंतराल कहते हैं। और रेखा चित्र में इसे कैसे दिखाया गया है? रेखा चित्र में एक 45 डिग्री की लाइन है जो दिखाती है कि देश में कितना उत्पादन यानी पूर्ति हो सकता है। एक और लाइन है जो दिखाती है कि असल में लोग मांग कितनी कर रहे हैं। जब मांग वाली लाइन पूर्ति वाली लाइन से ऊपर चली जाती है तो उन दोनों के बीच का जो वर्टिकल गैप है, वही स्फीतिक अंतराल है। हाँ, वही स्फीतिक अंतराल है। ये साफ दिखाता है कि मांग सप्लाई से ज्यादा है और यही महंगाई का कारण है। अब एक छोटा सा गणित का सवाल है। प्रश्न 16 में एक तालिका दी है और कुल आय टीआर तथा सीमांत आय एमआर निकालने को कहा है। ये बहुत सीधा है। कुल आय यानी टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है कीमत गुणा बेची गई मात्रा। और सीमांत आय? सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है एक और यूनिट बेचने से आपकी कुल आय में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो तालिका के हिसाब से गणना कैसे होगी? जैसे जब कीमत 8 रुपए है और 3 इकाइयां बिकी तो कुल आय हुई 8 गुना 3 यानी 24 रुपए। जब कीमत घटकर 7 रुपए हुई और 4 इकाइयां बिकी तो कुल आय हुई 7 गुना 4 यानी 28 रुपए। तो सीमांत आय हुई 4 रुपए। हाँ, चौथी इकाई बेचने से आय 24 से बढ़कर 28 हो गई तो सीमांत आय हुई 28 घटा 24 बराबर 4 रुपए। बस इसी तरह पूरी तालिका हल की गई है। बहुत बढ़िया। अब एक बड़ा 6 अंक का प्रश्न है जो उत्पादन के नियम से जुड़ा है। प्रश्न 17, घटते बढ़ते अनुपात के नियम की तालिका व रेखा चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। ये वही साधन प्रतिफल वाला नियम है जिसकी हमने बात की थी, बस अब इसे विस्तार से समझना है। ये नियम कहता है कि जब आप एक स्थिर साधन जैसे खेत पर एक परिवर्तनशील साधन जैसे मजदूर को बढ़ाते जाते हैं तो उत्पादन 3 अवस्थाओं से गुजरता है। इसे उस बेकरी वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, या एक छोटी सी किचन में काम कर रहे शेफ के उदाहरण से समझिए। पहली अवस्था है बढ़ते प्रतिफल की। जब छोटी किचन में पहला शेफ आया तो उसने काम शुरू किया। जब दूसरा शेफ आया तो दोनों ने काम बांट लिया और काम पहले से दुगने से भी ज्यादा तेजी से होने लगा। यह है बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। हाँ, जहां हर नया मजदूर पिछले वाले से ज्यादा योगदान देता है। दूसरी अवस्था है घटते प्रतिफल की। अब उसी छोटी किचन में तीसरा और चौथा शेफ भी आ गया। अब वो एक दूसरे से टकराने लगे हैं। काम में उतनी तेजी नहीं रही। काम तो बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे। सही, काम तो अभी भी बढ़ रहा है लेकिन अब हर नए शेफ के आने से फायदा कम हो रहा है। ये सबसे जरूरी अवस्था है जहां कोई भी समझदार उत्पादक काम करना चाहेगा। और तीसरी अवस्था? जब किचन में 5वां और छठा शेफ भी घुस आया तो अब काम बढ़ने की बजाय बिगड़ने लगा। वो एक दूसरे के काम में अड़चन डाल रहे हैं। कुल उत्पादन अब घटने लगा है। ये है ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। हाँ, और कोई भी यहां तक नहीं पहुंचना चाहेगा। रेखा चित्र में भी यही दिखाया गया है। कुल उत्पादन का वक्र पहले तेजी से ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे और फिर नीचे गिरने लगता है।
और सीमांत उत्पादन का वक्र पहले बढ़ता है, फिर घटता है और आखिर में शून्य से नीचे चला जाता है। इसी प्रश्न में एक विकल्प भी है, मांग की कीमत लोच की कोटियों को चित्र के साथ समझाइए। यह मांग की लोच के 5 प्रकारों के बारे में है। पहला, पूर्णतया लोचदार मांग। सोचिए, आप एक किसान हैं जो मंडी में गेहूं बेच रहे हैं। अगर मंडी में भाव 2000 रुपए क्विंटल है, तो आप उस भाव पर चाहे जितना गेहूं बेच सकते हैं, पर अगर आपने 2001 रुपए मांगा तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा। इसका ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी लाइन होता है। बिल्कुल। दूसरा, पूर्णतया बेलोचदार मांग। यह जीवन रक्षक दवा का उदाहरण है। कीमत चाहे कुछ भी हो, मरीज को उतनी ही दवा चाहिए होगी। इसका ग्राफ वाई अक्ष के समानांतर एक सीधी खड़ी रेखा होता है। हाँ, फिर आता है इकाई लोचदार मांग, जब कीमत 10% गिरे और मांग भी ठीक 10% बढ़ जाए। चौथा है इकाई से अधिक लोचदार, जैसे लग्जरी कारें। और पांचवा है इकाई से कम लोचदार, जैसे रोज की सब्जियां। बहुत अच्छे। अब प्रश्न 18 पर आते हैं। मुद्रा की परिभाषा दीजिए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। एक मजेदार परिभाषा है। मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। मतलब कोई भी चीज जो पैसे का काम करती है, वो पैसा है। इसके काम समझने के लिए सोचिए कि जब पैसा नहीं था, तब क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, चीज के बदले चीज। हाँ, अब सोचिए, आपको जूते चाहिए और आपके पास गेहूं है। आपको ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसे गेहूं चाहिए और जिसके पास जूते हों। कितनी मुश्किल है। इसी को दोहरे संयोग की समस्या कहते हैं। बिल्कुल। यही मुद्रा का पहला और सबसे बड़ा काम आता है, विनिमय का माध्यम। इसने इस समस्या को खत्म कर दिया। अब आप अपना गेहूं किसी को भी बेचकर पैसे ले सकते हैं और उन पैसों से कहीं से भी जूते खरीद सकते हैं। और इसका दूसरा प्राथमिक कार्य है मूल्य का मापक। बिल्कुल। बिना पैसे के आप कैसे तय करेंगे कि एक गाय के बदले कितने किलो चावल मिलने चाहिए? मुद्रा ने एक कॉमन यूनिट दे दी। अब हर चीज की कीमत रुपए, डॉलर या पाउंड में मापी जा सकती है। इससे हिसाब किताब रखना बहुत आसान हो गया। स्रोत में इसके कुछ गौण कार्य भी बताए हैं। हाँ, जैसे स्थगित भुगतानों का मान, जिसका सरल मतलब है उधार चुकाने में आसानी। बिना रुपए के आप किसी से कैसे कहते कि मैं तुम्हें 5 किलो गेहूं 1 साल बाद लौटाऊंगा? हो सकता है 1 साल बाद गेहूं की क्वालिटी वैसी ना रहे। मुद्रा ने भविष्य के पेमेंट को एक स्टैंडर्ड दे दिया है। हाँ, और इसके अलावा आप मूल्य का संचय कर सकते हैं, यानी पैसे को बैंक में जमा कर सकते हैं और मूल्य का हस्तांतरण कर सकते हैं। मतलब यहां जमीन बेचकर मिले पैसों से दूसरे शहर में घर खरीद सकते हैं। इसी में एक और गणना वाला वैकल्पिक प्रश्न है, जहां कुल आय दी गई है और औसत आय तथा सीमांत आय निकालनी है। ये भी बहुत आसान है। औसत आय का मतलब है प्रति इकाई आय, जो हमेशा कीमत के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला है कुल आय को बेची गई मात्रा से भाग देना। और सीमांत आय हम पहले ही समझ चुके हैं। हाँ, तो जब कुल आय 36 है और 2 इकाइयां बिकी हैं, तो औसत आय हुई 36 भाग 2 यानी 18 रुपए। और सीमांत आय हुई दूसरी इकाई से मिली अतिरिक्त आय, यानी 36 - 20 बराबर 16 रुपए। और अब आखिरी प्रश्न, प्रश्न 19। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। इस विधि को मूल्य वृद्धि विधि यानी वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ये दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए बनाई गई है। दोहरी गणना मतलब एक ही चीज की कीमत को बार बार गिन लेना। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक किसान ने 100 रुपए का गेहूं उगाकर एक मिल वाले को बेचा। मिल वाले ने उसका आटा बनाकर 150 रुपए में बेकरी वाले को बेचा। बेकरी वाले ने उसकी ब्रेड बनाकर 250 रुपए में ग्राहक को बेचा। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो 500 रुपए हो जाएगा, जो गलत है। हाँ, क्योंकि इसमें गेहूं की कीमत 3 बार और आटे की कीमत 2 बार जुड़ गई। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है हर स्टेज पर हुई मूल्य वृद्धि को जोड़ना। किसान ने 0 से 100 रुपए का मूल्य बनाया तो वैल्यू एडेड हुआ 100। मिल वाले ने 100 की चीज को 150 का बनाया तो वैल्यू एडेड हुआ 50। बेकरी वाले ने 150 की चीज को 250 का बनाया तो वैल्यू एडेड हुआ 100। अब इन मूल्य वृद्धियों को जोड़िए। 100 + 50 + 100 यानी 250 रुपए। बिल्कुल, यही देश की आय है और यही अंतिम वस्तु यानी ब्रेड की कीमत भी है। बस इसी तरीके से देश के तीनों क्षेत्रों कृषि, उद्योग और सेवा में हुई कुल मूल्य वृद्धि को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। और इस अंतिम प्रश्न का विकल्प है अल्पाधिकार ओलिगोपोली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली बाजार की वह स्थिति है
जहां किसी चीज के कुछ ही बड़े खिलाड़ी होते हैं। जैसे भारत का टेलीकॉम बाजार, जियो, एयरटेल, वाई, या फिर कार बाजार। मारुति, ह्युंडई, टाटा। विक्रेताओं की संख्या कम होती है, लेकिन हर कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता है। इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे दिलचस्प बात है परस्पर निर्भरता। ये कुछ बड़ी कंपनियां एक शतरंज का खेल खेल रही होती हैं। हर एक को अपनी चाल चलने से पहले सोचना पड़ता है कि दूसरा खिलाड़ी क्या चाल चलेगा। अच्छा, जैसे अगर जियो ने अपना डेटा प्लान सस्ता किया तो एयरटेल और वी को भी करना पड़ता, वरना उनके ग्राहक टूट जाएंगे। एग्जैक्टली। वे एक दूसरे से लड़ने से ज्यादा बाजार को आपस में बांट कर रखने में दिलचस्पी रखती हैं। और इसी वजह से कीमतें ज्यादा नहीं बदलती। हाँ, इसी को कीमत दृढ़ता कहते हैं। किसी को भी कीमत युद्ध शुरू करने का मन नहीं होता। दूसरी विशेषता है प्रवेश पर बाधाएं। एक नई कंपनी के लिए आज टेलीकॉम बाजार में उतरना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ का निवेश लगता है। हाँ, और इसके अलावा ये कंपनियां विज्ञापन पर बहुत ज्यादा विक्रय लागतें खर्च करती हैं ताकि वो एक दूसरे से अलग दिख सकें, जबकि उनके प्रोडक्ट लगभग एक जैसे ही होते हैं। धन्यवाद।